नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिजायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग आगामी परीक्षाओं की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। चलिए, हम जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और 2 वीडियो में हमने नंबर सिस्टम जितना भी पढ़ाया था उससे आगे आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में। और हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम और हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे अभाज्य संख्याओं तक, प्राइम नंबर तक हमने चीज़ें कवर कर ली थी। उससे आगे की कहानी को देखना है, उससे रिलेटिव हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। अभी नाम बोलेंगे हम उन लोगों का जिन्होंने सही आंसर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और रह गई थी, उस पर डिस्कस करते हैं आगे। जैसे एक कोड होता है 44, 22, 32, 23, 21। ये कोड होता है और ये कोड किस चीज़ का होता है उसको देखते हैं। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो चलिए देखते हैं। 1 से 10 के बीच में पहली 2 आएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7। क्लियर है? तो हमें पता चला कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यही चीज़ मैंने कोड के माध्यम से बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। जैसे कि 1 से 10 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? अगर आपसे पूछे 10 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा 4। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आपका आंसर आएगा 4। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 20 और 30 के बीच में बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 23 और 29 होती हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर 30 और 40 के बीच में पूछे तो 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर 40 और 50 के बीच में पूछे तो 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और यही क्रम आगे भी चलता रहेगा। ठीक है? जब आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 और 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 और 30 के बीच में 4 और 4 8 और 2 10। 1 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनको काउंट कर लीजिए। 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। तो 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाए कि 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े 3 प्रकार के होते हैं। अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, इस पर बात करेंगे। पहला होता है, हेडिंग आपको लगानी है, सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, ऐसी 2 संख्या जिनका मैसेप 1 हो, महत्तम समापवर्तीय कितना हो? 1 हो, यानी कि HCF कितना हो? 1 हो, तथा दोनों संख्याएं अभाज्य हों। भाई इसकी डेफिनेशन की आपके पास 2 चीज़ें करनी है। पहली कहता है वो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका में से कितना हो? 1 हो। जिनका में से भैया कितना हो? 1 हो। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दोनों संख्याएं कैसी हों? अभाज्य हों। चलिए सेट ले लेते हैं।
मान लीजिए मैंने संख्या ली, आप एक ली 3, एक ली 11, तो ये दो संख्याओं का ऐसा सेट मिला कि जिनका मैसे पे कितना है, 1 है, जिनका मैसे कितना है, 1 है, तथा दोनों संख्याएं अभाज्य हों, तो 3 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। इसका मतलब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो पूरा एक पेयर निकल के आएगा, ये किसका पेयर होगा, सह-अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा होगा। क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5 और 13, तो ये भी सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का में से कितना है, 1 है, तथा ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका सेकंड टाइप क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या का जो दूसरा पार्ट है वो है सापेक्ष अभाज्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो, परंतु वह दोनों संख्याएं कैसी भी हो सकती हैं, परंतु वो दोनों संख्याएं कैसी भी हो सकती हैं, चाहे तो दोनों भाज्य ले लो, चाहे दोनों अभाज्य ले लो, या दोनों संख्याओं में एक भाज्य और एक अभाज्य ले लो, वो कैसी भी संख्या हो सकती हैं, परंतु उन दोनों का में से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए इसका पेयर क्या क्या हो सकता है वो उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 16 और 25, 16 और 25 इनका में से क्या है, 1 है। संख्या आप चाहे कुछ भी ले लो, तो ये एक संख्या क्या कहलाई जाएगी, आपकी सापेक्ष अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। मान लो मैंने आपसे कहा 3 और 19, तो ये भी क्या है, ये क्या है आप बताओ, ये होगी सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका में से 1 है, लेकिन ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, कौन कौन सी, सापेक्ष अभाज्य और सह अभाज्य। सही मायनों में बहुत सारी किताबों में सह अभाज्य और सापेक्ष अभाज्य संख्याओं को एक ही माना गया है। उनकी डेफिनेशन दोनों की उन्होंने बोला है कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, सह अभाज्य संख्या भी और दूसरा सापेक्ष अभाज्य संख्या भी, ये कुछ किताबों में एक ही माना गया है। और उनकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका में से 1 हो, बस। उन्होंने इन्हीं दोनों चीजों को क्या बोल दिया, सापेक्ष अभाज्य और सहअभाज्य। लेकिन एग्जाम से जो क्वेश्चन बनता है वो इसके तीसरे भाग से बनता है, और तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। नाम से ही पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं जुड़वे की बात चल रही है। तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका में से 1 हो तथा उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं किसी भी पेयर पे, किसी भी जोड़े पर, तो वो जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या का कहलाया जाएगा। क्लियर है। चलिए संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 और 7, मैंने आपसे क्या कहा, 5 और 7, इनका में से मैंने देखा कितना है, 1 है। इनका में से कितना है भैया, 1 है, तथा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। 7 में से 5 घटाओगे कितना, 2। अगर दोनों संख्याओं का अंतर भी 2 है और इनका में से भी 1 है, इसका मतलब 5 और 7 का जो जोड़ा है वो क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। क्लियर है इतनी बात। और भी जोड़े हो सकते हैं, 11-13 का हो सकता है, 17-19 का हो सकता है, उसके बाद 29-31 का हो सकता है, उसके बाद 71-73 का भी हो सकता है, 41-43 का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनका अंतर तो 2 हो तथा उनका में से कितना हो, 1 हो। तो ये सारे जोड़े या पेयर जो कहलाई जाएंगे वो जुड़वा अभाज्य संख्या के कहलाई जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाज्य संख्या। अगली हेडिंग आपको लगानी है भाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड
एक तथा स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो, इन दोनों के अलावा अगर कोई आपको अन्य गुणनखंड मिल गया तो वो संख्या क्या कहलाई जाएगी? तो वो संख्या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाई जाएगी। क्लियर है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक गुणनखंड कीजिए तो एक ही होगा, लेकिन अभाज्य संख्या में कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए थे, एक और स्वयं, जबकि भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ जाएं, कम से कम भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर में 3 गुणनखंड चाहिए, एक होना चाहिए, एक वो स्वयं होना चाहिए और एक और स्वयं के अलावा कोई एक अन्य भी होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाई जाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 1 के हमने गुणनखंड किए तो हमें 1 मिला, 2 के किए तो हमें 1 और 2 मिला, 3 के किए तो हमें 1 और 3 मिला, 4 के किए तो 1 2 4 मिला। क्लियर है? अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन किस नंबर पर सेटिस्फाई होती है। उसने वही बोला कि 3 गुणनखंड कम से कम होने चाहिए, इसका तो एक ही गुणनखंड है, इसका मतलब या ये भाज्य संख्या नहीं होगी। 2 के 2 गुणनखंड है, कम से कम कितने होने चाहिए? 3, ये भी नहीं होगी। और ये होगी, ये इसलिए होगी क्योंकि 4 का एक भी गुणनखंड मिल गया, स्वयं वाला भी मिल गया और एक और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी हमें मिल गया। इससे ये पता चला कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। क्लियर है इतनी बात? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है इतनी बात? अगर इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके वो आपको ये दे दे कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 क्या है? एक सम संख्या है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद अगली जो सम संख्या आएगी वो क्या आएगी? अगली जो भाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी? 6 आएगी, फिर 8 आएगी। उसके बाद जो भाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी? 9 आएगी। उसके बाद जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी? 9 आएगी। क्लियर है? तो आपसे अगर कभी भी ये पूछे कि बताइए सबसे छोटी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 8 होगी। जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछे या सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे 4 आएगी, उसके बाद अगली भाज्य संख्या 6 होगी, उसके बाद अगली भाज्य संख्या 8 होगी, उसके बाद अगली भाज्य संख्या क्या होगी? 9 होगी। और यहाँ पे 9 क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपसे पूछा कि एक से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं भाज्य तथा अभाज्य संख्या होती हैं, तो 1 से 100 तक में अगर मैं आपसे पूछूं भाज्य और अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 1 से 100 तक कितने नंबर होते हैं? 100 होते हैं। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो वो 99 होती हैं। तो वो 1 से 100 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जो ना भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है? तो वो एकमात्र एक नंबर है जो क्या है? 1 है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 1 से 100 तक अगर भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो कितनी है? 99, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है इतनी बात? अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो हमें पता है 1 से 100 तक भाज्य और अभाज्य संख्याएं 99 होती हैं।
अब 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अगर 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याओं को मैं 99 में से घटा दूं तो जितनी भी संख्याएं बचेंगी 74, वो कैसी संख्याएं होंगी? वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या आ जाएगी? यहां पे ऑप्शन में डी डाल देता हूं। यहां पे ऑप्शन डी क्या है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 9। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर में इस पे 3 डाल देता हूं और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक जोड़ा, जिसको हम युग्म भी बोल देते हैं, पेयर बोल देते हैं, यदि एक जोड़ा, और जोड़ा भी वो कैसा है? ए और बी की फॉर्म में है, ए और बी में भी है, जहां पर ए तथा बी का में से पे एचसीएफ कितना है? 1 है, 1 है। क्लियर है? तथा ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो ऐसा युग्म या पेयर या जोड़ा क्या कहलाया जाएगा? तो इसका आंसर भी भैया आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर में इस पे 4 डाल देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इसके ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन डाल देता हूं। 15, 10, 25 और 74, ये इसके 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा गया कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो मैंने आपको एक कोड बताया 44, 44 का आधा कर दो 22, 22 में 10 जोड़ दो 32, 32 के अंक पलट के लिख दो 23, 23 में 2 घटा दो 21। ये एक ऐसा कोड होता है जो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को बताता है। आपसे पूछा गया 1 से 50 तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक जितने भी अंक हैं इनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद हमने देखा कितना आ गया? 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका आंसर आएगा 15। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं 10, 74, 25 और 15। इसका आंसर भी आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 से 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसके ऑप्शन है 15, 25, 46, 74। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऑप्शन में यहां पे दे देता हूं बी, सी और यहां पे डी। 10, 15, 25 और 46। ठीक है? ये आपके ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 डाल लेना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये 7 है। जब आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी ठीक है, बी ठीक है, वो ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 100 तक में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? इसका ऑप्शन है 46, 24, 25 और 74। ये आंसर भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में लिखा है कि 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब ये कथन तो सत्य है, जबकि हमें क्या बताना है? असत्य है।
दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, ये भी ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन हमें असत्य बताना है। एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होते, ये भी सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन डी बचा। उसने बोला कि शून्य एक विषम संख्या है, और मैंने आपको बताया था कि शून्य विषम नहीं, शून्य तो सम संख्या है। इसका मतलब असत्य स्टेटमेंट ये होगा, बाकी के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि 40 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 40 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको कोड बताया था 44, 22, 32, 23, 21 का। आपसे 40 और 70 के बीच में पूछा है, 10, 20, 30, 40। इसको हटा दो, यहाँ से हटा दिया। 40 से 70 के बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 50, 60, 70। इनको जोड़ दो भैया। इनको जब आप जोड़ोगे 3, 2, 5 और 2, 7। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? 40 से 70 के बीच में 7 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली हेडिंग आपको डालनी है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकें, वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकें, वो सारी संख्याएं क्या कहलाई जाएंगी, परिमेय संख्या। जहां पर P क्या है, Q क्या है, उस पर बात करते हैं। जहां पर P एंड Q इंटीजर है, पूर्णांक है, और पूर्णांक मैंने आपको पहली वीडियो में बताया 5 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, और जीरो सहित होते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक चीज ये इन्होंने बोल दी कि क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यों यहाँ पे जीरो हो गया तो उसका आंसर होगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। जैसे क्वेश्चन की डेफिनेशन में बोला गया परिमेय संख्या की कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकें परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे हमने बोला आपसे कि 22/7, यहाँ पे P की वैल्यू क्या 22, Q की वैल्यू क्या 7, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया 22/7। इसका मतलब 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। हमने बोला आपसे 7/22, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने बोला आपसे 19 माइनस का 19/12, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने आपसे बोला माइनस का 19/-13, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने आपसे कहा 9, ये क्या है, 9 क्या है, 9 भी एक परिमेय संख्या है मेरे दोस्त, क्योंकि 9 के बटे में अगर मैं 1 बना दूंगा तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? मैं आपसे कहूँ 6 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 6/1 इसको बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा माइनस का 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस का 3 अपॉन में 1 हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है 0। क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको बना सकते हैं 0/1। भाई यहाँ पे क्या बोला गया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, P हो सकता है। P तो 0 हमने कर दिया, क्यों बंद कर दिया, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, 0 भी अर्थात परिमेय संख्या होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/0, क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्यों यहाँ पे 0 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइन होती है। क्लियर है? अनडिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अगर मैं आपसे मान लीजिए एक आधा का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और मैं आपसे कहूँ कि बताइए 2.5 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल भाई परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको अंश बटे हर की फॉर्म में लिखूंगा तो 25/10 लिख दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ 0.5 भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। पॉइंट को हटा के बटे में 10 लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1/2, और 1/2 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखी जा सकें, ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखी जा सकें अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, फिर ऐसा करते हैं, अपरिमेय संख्या हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।